शियानक्सियान को आखिरकार सारी बातें समझ आ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जो सुनहरे योद्धा जैसा दिखने वाला व्यक्ति युद्ध के मैदान को साफ कर रहा है, वह वही लेवल 12 का यात्री है जो रहस्यमय तरीके से जहाज से गायब हो गया था। बाकी क्रू के लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लेवल 12 का कोई व्यक्ति इतनी जबरदस्त और ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति कैसे रख सकता है। माशा को यकीन नहीं होता और वह बुदबुदाती है कि असाधारण प्रतिभा वाले लोग जरूर होते हैं, लेकिन लेवल 12 के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म कर देना ऐसी बात है जिसे समझाना नामुमकिन है। अनुभवी विशेषज्ञ बाबालुओ भी स्थिति की गंभीरता और खतरे को भांपकर पसीने पसीने हो जाता है। ब्रिज पर तनाव बढ़ जाता है क्योंकि स्क्रीन पर जबरदस्त धमाके दिखाई देते हैं, जिससे जहाज पर मौजूद सभी लोगों को एहसास होता है कि लियू शेंग का सामना लेवल 13 के एक शक्तिशाली योद्धा से होने वाला है। लेकिन दांव बहुत ऊंचे हैं क्योंकि उसका सामना सिर्फ एक बॉस से नहीं है, बल्कि 5 लेवल 13 के समुद्री डाकू कमांडर उसे खत्म करने के लिए तैयार खड़े हैं। अंतरिक्ष के ठंडे और खालीपन में पट्टी बंधे हत्यारे को लियू शेंग की जबरदस्त ऊर्जा का एहसास होता है, लेकिन यह पक्का करने के बाद कि वह लड़का सिर्फ लेवल 12 का है, वह आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है और इस नए खिलाड़ी से खुद निपटने का फैसला करता है। दूसरे समुद्री डाकू कप्तान भी लड़ाई में शामिल होने की पेशकश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत आसानी से होने वाली जीत है। हालांकि घमंडी हत्यारा उनकी मदद को पूरी तरह से ठुकरा देता है और ऊर्जा की जबरदस्त लहर के साथ सीधे लियू शेंग की ओर बढ़ता है। उसे पूरा यकीन होता है कि लेवल 12 का कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। समुद्री डाकू हत्यारा जलते हुए बैंगनी उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ता है और अपने आखिरी विनाशकारी हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वह जोर जोर से डींगे मारता है कि वह लियू शेंग को लेवल 12 और लेवल 13 के बीच के क्रूर और कभी न मिटने वाले अंतर का कड़ा सबक सिखाएगा। अपनी सबसे खतरनाक तकनीक डेड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए हत्यारा लियू शेंग की चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी से सीधे टकराता है, लेकिन असल में वह अंतर मौजूद ही नहीं होता और एक पल के लिए पूरी तरह हावी होते हुए लियू शेंग आसानी से समुद्री डाकू कमांडर को 2 हिस्सों में काट देता है, जो अपने कटे हुए शरीर को वापस जोड़ने की बेताब कोशिश कर रहा होता है। घबराया हुआ हत्यारा डर के मारे चीखता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। इस बीच लियू शेंग अंतरिक्ष के खालीपन में धीरे धीरे रुकता है। अपनी चमकती सुनहरी आभा के बीच वह बिल्कुल शांत और बेदाग दिखता है। उसे उस हमले का पता भी नहीं चला। वह मजाक में सोचता है कि क्या कोई मामूली मक्खी उसके चेहरे के पास से गुजरी है। शिप के अंदर हैरान परेशान माशा स्क्रीन को खाली नजरों से देखती रह जाती है। वह जानती है कि किसी भी सामान्य जीनियस के लिए लेवल 13 का सामना करना मौत की सजा जैसा है, जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। फिर भी यह जबरदस्त ताकत वाला इंसान आसानी से ब्रह्मांड के नियमों को बदल देता है और खुद लेवल 12 पर होते हुए भी एक बड़े एक्सपर्ट को कुचल देता है। पूरी क्रू खामोशी और हैरानी में डूबी रह जाती है। मॉनिटर पर दिख रहे उस हैंडसम नौजवान को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इस सन्नाटे के बीच सभी को उस अनुभवी और ताकतवर इंसान की कुछ पल पहले की अविश्वसनीय बात याद आती है। पता चलता है कि हाईजी दाओ बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था और यह अजीब सा लेवल 12 वाला इंसान ही सच में उनका भगवान जैसा रक्षक है, जो अकेले ही समुद्री लुटेरों के बेड़े को अंतरिक्ष के कबाड़ में बदल रहा है। क्रू को अचानक एहसास होता है कि वह अनुभवी मास्टर पागल नहीं था और इस नौजवान में सच में इतनी लड़ने की ताकत है कि वह पूरी लड़ाई का पासा पलट सकता है। लियू शेंग के दुश्मन की अगली पंक्ति को आसानी से खत्म करने के साथ वे जल्दी से अपनी ताकत का हिसाब लगाते हैं और पाते हैं कि उनकी तरफ अभी भी 3 लेवल 13 जो स्थिति पहले पूरी तरह से आत्मघाती लग रही थी, वह अचानक समुद्री लुटेरों की घेराबंदी तोड़ने के लिए एक ऐसी लड़ाई में बदल जाती है जिसे आसानी से जीता जा सकता है। वो तियान आगे आता है और सुझाव देता है कि अगर वह और बाबालुओ मिलकर काम करें तो वे आसानी से बचे हुए लेवल 13 के 2 समुद्री लुटेरे लीडरों को रोक सकते हैं। यह साबित करने के लिए कि वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, बाबालुओ एक मना की गई गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी लड़ने की 80% ताकत वापस आ जाती है
और उसकी आत्मा की चोटें कुछ समय के लिए दब जाती हैं। शी यांगक्सिन उत्साह के साथ कहती है कि वह खुद वॉरशिप के भारी डिफेंस सिस्टम को चलाकर तीसरे समुद्री लुटेरे बॉस को अकेले ही रोक सकती है। बचे हुए दुश्मनों की गिनती करते हुए वू तियान ने देखा कि लियू शांग ने उनमें से एक को पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए अब सिर्फ एक समुद्री डाकू कमांडर बचा। वह पूरे भरोसे के साथ हाई जी दाओ की ओर मुड़ा और उस बूढ़े उस्ताद से कहा कि वह अपने टारगेट चुन ले ताकि वे आखिरकार इस लड़ाई को खत्म कर सकें। पूरा ब्रिज हाई जी दाओ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। सब अचानक एक हो गए और जबरदस्त जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो गए। इतनी देर तक मौत का सामना करने के बाद बाकी क्रू मेंबर्स में अचानक जबरदस्त उम्मीद जाग उठी और वे हालात में आए इस चमत्कारिक बदलाव पर खुशी से झूम उठे। लेकिन उनका जबरदस्त रणनीतिक प्लान तुरंत ही तब बिगड़ गया जब पसीने से तरबतर हाई जी दाओ ने अजीब ढंग से उनसे कहा कि वे परेशान न हों। उसकी हिचकिचाहट को गलत समझकर पूरा कमरा हैरान परेशान रह गया। बेताब शी यांगक्सिन ने झुककर उसने अपने परिवार की पुरानी इज्जत की कसम खाई कि वे जो कुछ भी चाहेंगे वह उन्हें सब कुछ देगी। वह घबराहट में वादा करती है कि जहाज को बचाने का इनाम इतना बड़ा होगा कि मालिक और लियू शांग दोनों की जिंदगी संवर जाए और गलतफहमी दूर हो जाएगी। पसीने से लथपथ हाई जी दाओ जल्दी से साफ करता है कि इस मामले का पैसों उनकी मदद करने की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। सब्र खोते हुए बाबालुओ उस पर चिल्लाता है कि वह अपनी छिपी हुई मांगें बता दे ताकि बहुत देर होने से पहले वे कुछ कर सकें। वो तियान सख्ती से उसे याद दिलाता है कि समय तेजी से बीत रहा है और हमला करने का सुनहरा मौका हाथ से निकला जा रहा है। वह कहता है कि एलियन युद्ध क्षेत्र के अनुभवी होने के नाते हाई जी दाओ को लड़ाई के सही समय का महत्व किसी और से बेहतर पता होना चाहिए। घबराहट में हाथ हिलाते हुए बूढ़ा उस्ताद उन्हें बताता है कि वे स्थिति को पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। वह समझाता है कि उसे इनाम से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि उनमें से किसी के भी जहाज से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं। वो तियान हैरान रह जाता है जब हाई जी दाओ आराम से कहता है कि रणनीतिक युद्ध की योजना बनाना समय की बर्बादी है। रणनीतिक मॉनिटर की ओर उंगली दिखाते हुए उस्ताद कहता है कि सबसे अच्छा कदम यही है कि वे आराम से बैठें और उसके शिष्य को स्थिति संभालने दें। वह आत्मविश्वास के साथ कहता है कि लियू शांग को किसी मदद की जरूरत नहीं है और वह अकेले ही बचे हुए समुद्री लुटेरों के सरदारों को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। क्रू के सदस्य चुपचाप खड़े रह जाते हैं। उन्हें यह अजीब बात समझ नहीं आती कि कैसे लेवल 12 का एक व्यक्ति अकेले लेवल 13 के स्पेस समुद्री लुटेरों के सरदारों के पूरे दल का सामना कर सकता है। इससे पहले कि वे इस झटके को समझ पाते, हाई जी दाओ बताता है कि उसे एक और बड़ी सच्चाई बतानी है। वह आराम से बताता है कि लियू शांग असल में उसका शिष्य नहीं है और उसके ठीक पीछे खड़ी गुलाबी बालों वाली एल्फ ही उसकी असली शिष्य है। सुनहरे योद्धा को दिखाते मॉनिटर की ओर देखते हुए अनुभवी उस्ताद मानता है कि उसमें लियू शांग का गुरु बनने के लिए जरूरी हुनर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। असल में वह पूरी ईमानदारी से कहते हैं कि लियू शांग की कॉस्मिक शक्ति और मार्शल आर्ट्स में महारत इतनी जबरदस्त है कि वह लड़का असल में उन्हें सिखाने के काबिल है। इस चौंकाने वाली बात ने उनकी दुनिया ही हिलाकर शी यांगशेन, वू तियान और बाबालुओ तो पूरी तरह हैरान और अवाक रह गए। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।